अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अफान अहमद को दूसरी शादी की इजाज़त दी। आप सोचे होंगे कि मैं कैसी नासमझ बीवी हूँ जो जानते बूझते हुए भी एक सौकन को खुद अपने घर में आने की दावत दे रही है। शायद आप ठीक ही सोच रहे हो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। पता नहीं, मैं ये नहीं जानती कि मैंने अफान को अजियत से निकालने के लिए ये किया है, वो अजियत जो उसे मुझसे शादी करके हासिल हुई थी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि वो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता है और किसी नापसंदीदा शख्सियत के साथ ज़िंदगी बसर करना बहुत अजियतनाक होता है। यकीनन जब मेरी अम्मी को मेरे इस फैसले के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत रोएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी। उन्हें मेरी चची पे शक होगा कि उन्होंने मुझ पे तावीज़ करवाया है ताकि मैं खुश ना रह सकूं। लेकिन बेचारी माँ को क्या पता कि मैं तो अब भी खुश हूँ, या शायद नहीं, क्योंकि अब मुझ में इस जज्बे को जिसे खुशी कहते हैं समझने की सलाहियत नहीं रही। लेकिन अब मुझे इसी अधूरे जज्बे के साथ सारी ज़िंदगी बसर करना है, क्योंकि आज से पहले मैं खुद को मुकम्मल समझने की बहुत बड़ी भूल कर चुकी हूँ और इसी भूल ने मुझे अब अपने होने या ना होने का एहसास दिलाया है। ये भी नहीं कि मुझे अफान अहमद से अब भी मोहब्बत है या नहीं, लेकिन ये क्या क्षण से मेरे अंदर कुछ टूट गया। इसे क्या कहते हैं? क्या ये मेरी मोहब्बत की वो तस्वीर है जो अरसे से अफान की सूरत में मेरे दिल में बसी थी, या नहीं ये तो कुछ और है। अरे ये तो मेरा एतमाद टूटा है, वो एतमाद जो मुझे अफान पे था, लेकिन एतमाद तो मुझे लैला पर भी था। ये वही लैला है जिससे दूसरी शादी की इजाज़त मैंने अफान को दी है, लेकिन मेरे एतमाद की हर किरची पर अफान का नाम ही क्यों लिखा है, लैला का नाम क्यों नहीं लिखा? मेरी आंखों से गर्म गर्म सा कुछ बह रहा है। मैं खौफजदा हो गई। मैंने हाथ लगाकर महसूस किया तो मेरे आंसू थे। ये वही आंसू थे जिन्हें देखकर अफान बेचैन हो जाया करता था। प्लीज नूर, ऐसा ना करो, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। लेकिन अब ये कमरा सुनसान पड़ा है, इसके हर कोने से नहुसत टपक रही है, या शायद मैं खुद ही मनहूस हूँ। मेरी बच्ची तो बड़ी भागवान है। जब पैदा हुई थी तो इसके अब्बू को सरकारी ठेका मिला था और तब से ही माशाल्लाह इस घर में हुन बरस रहा है। जिस घर भी जाएगी राज करेगी। माँ का ये फखरिया जुमला मेरी समात में इर्ताश पैदा कर रहा था। इस शिकस्ता घर के राजपाट ने मेरे कमज़ोर वजूद को झंझोड़ के रख दिया। अब बर्दाश्त मुश्किल है। मेरे अंदर का शोर अब बाहर आना चाह रहा था और मेरे हलक से एक शोर बर्पा हो गया। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, बैन कर रही थी। ना जाने इस कैफियत में मुझे कितनी सदियां बीत गईं। मैं अब थक चुकी थी। खुद ब खुद मेरी आंखें बंद हो गईं। ये तुमने अच्छा नहीं किया नूर, अफान को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी और हमसे मशवरा भी नहीं किया। अनवर भाई रो देने को थे, कम से कम हमें फ़ोन ही कर देती। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इंसान अपने बड़ों से सलाह मशवरा करता है, और हो सकता है कि अफान को दूसरी शादी करने की जुर्रत ही ना होती। भाभी का कहना भी दुरुस्त ही था। मेरे दिल ने उनकी हमनवाई की। मुझे तो लैला पर हैरत हो रही है, कोई इस तरह करता है भला? अनवर भाई इस्तराब के आलम में अपने हाथ मसल रहे थे। तुम कुछ नहीं बोलोगी नूर कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? और अगर अफान ने तुमसे लैला से शादी करने का इरादा जाहिर किया भी तो तुमने एहतजाज क्यों नहीं किया? मैं अनवर भाई को क्या बताती कि अफान का रवैया मुझसे कैसा था। वो तो एक ऐसा शख्स है जिसके कई रुख हैं। मैं अब तक उसका दूसरा रुख ही देख सकी हूँ, लेकिन अब मुझ में मजीद कुछ देखने की हिम्मत नहीं, इसलिए कि मैं एक कमज़ोर औरत हूँ। एक ऐसी औरत जो अपने दिल की बात भी किसी से नहीं कह सकती, दूसरों का दिल रखने की खातिर अपनी ख्वाहिशात को मसल के रख देती है। इसीलिए तो मेरे बचपन में भी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, हत्ता कि लैला से भी नहीं। अनवर आप ऐसे ही हलकान हो रहे हैं, अभी इसे इसके हाल पे छोड़ दें। शाम की फ्लाइट से माँ जी इस्लामाबाद से कराची आ ही जाएंगी, तब तक शायद ये भी कुछ बोल सके। इस पर भी तो पहाड़ टूटा है ना। भाभी ने मेरी जानिब अजीब नज़रों से देखते हुए कहा। उन्हें मुझ पे शक था, हालांकि मेरी पूरी जिंदगी उनके सामने खुली किताब की मानिंद है।
लेकिन यह हादसा कुछ इतना अचानक था कि शायद मेरी अपनी माँ भी मुझ पे एतबार न करे। अनवर भाई भाभी के साथ चले गए। अब फिर इस कमरे में सकूत तारी है, सवाए घड़ी की टिक टिक और मेरी सांसों के किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं। ये मेरा वही कमरा है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 बरस गुजारे, सवाए उस एक बरस के जो मैंने अफान के साथ उसके घर में गुजारा। मैं इस कमरे की आदी थी, बल्कि अभी तक मैं इस कमरे की आदी हूँ। शादी के बाद नजर आने वाले ख्वाबों में मुझे ये कमरा ही नजर आता था। इसी कमरे में बैठकर मैंने धुआंधार तकरीरें लिखी, दिल पर असर करने वाली शायरी की। ये मेरा प्रोडक्शन रूम है। यही मैंने अफान के संग खूबसूरत सपने देखे, उसके लिए खूबसूरत कार्ड्स अपने हाथों से बनाए, उसके गिफ्ट्स छुपा छुपा कर रखे। हालांकि मेरे इस कमरे में मेरे सिवा कोई और आता भी ना था, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप से भी डर लगता था। बड़ा बेवकूफ़ किस्म का डर था, इसलिए कि मुझे अफान की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए किसी फिल्मी किस्म की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। सब कुछ बड़ी आसानी से होता गया, बिल्कुल ऐसे जैसे एक डब्बे में बंधा हुआ नाजुक रिबन का गुच्छा जो एक झटके से खुलता चला जाए। मैं यूनिवर्सिटी की एक ज़हीन स्टूडेंट थी। मुझसे दोस्ती करने के लिए कई हाथ मेरी तरफ बढ़े थे, लेकिन सिर्फ लैला एक ऐसी वाहिद लड़की थी जो स्कूल से ही मेरी ज़ात से चिपकी हुई थी। आप हैरान होंगे है ना कि लैला मेरी इतनी करीबी दोस्त और मेरी होने वाली सौकन। लेकिन अब आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि औरत खुद इतनी बुरी नहीं होती, उसके लिए हालात उसे बुरा बना देते हैं। वो भी बुरी नहीं है। हाँ, मैं अब भी यही कहती हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है, उसके हालात ने उसे बुरा बना दिया है। या शायद उससे भी बुरा अफान है, जिसने मुझसे मेरा प्यार, मेरा एतमाद, मेरी प्यारी दोस्त को भी छीन लिया। हम दोनों में एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी। हालांकि मैं तबन कम गो और कुछ शर्मीली सी हूँ। अलग बात है कि रोस्टम पर जाकर बिल्कुल ही बदल जाती थी। मेरे अंदर खून की गर्दिश तेज हो जाती थी और मेरे जुमले में रवानी और जोश आ जाता था। कभी कभी मुझे खुद भी हैरत होती थी। पार्टनर, तेरे जैसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, यानी कभी सन्नाटा तो कभी तूफान। वैसे ये मामला क्या है? लैला को हमेशा मेरे इस रवैये पे ताज्जुब ही रहा था। ताज्जुब उसे उस वक्त भी हुआ था जब पहली बार मैंने उसे अफान के मुतालिक बताया था। वो सुन के उछल पड़ी थी कि मुझे कोई अच्छा लगा। अरे वाह, तू तो छुपी रुस्तम निकली। तूने उसे कुछ कहा या नहीं? अगर मैं तेरी जगह होती ना तो पहली ही मुलाकात में सब कुछ बक देती। वाकई वो मेरे मुकाबले में खासी शौक व शंक थी। वो ऐसा ही करती। शायद उसने ऐसा ही किया होगा, तभी शादी के 1 साल बाद ही अफान के दिल में मेरी बजाय उसके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद हो गया। अफान मुझे जिमखाना के एक मुशायरे में मिला था। वो मुशायरा मेरे लिए हर लिहाज से यादगार था, क्योंकि पहली बार मैंने लोगों के सामने अपना कलाम पढ़ा और बेतहाशा दाद पाई थी। उस रात मुझसे ज़्यादा तो अनवर भाई खुश नजर आ रहे थे। नूर, इनसे मिलो, ये अफान है। आप तो बहुत अच्छी शायर हैं। शायर नहीं, शायरा। मैंने मुस्कुराकर उसकी इस्लाह की तो वो खज्जल सा हो गया। सॉरी। मैंने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और बस देखती की देखती रह गई। शायद उसकी शख्सियत ही इतनी मशहूर कुन थी, या मुझे ही कुछ ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल में एक घंटी सी बजी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। शायद इसे ही फर्स्ट साइट लव कहते हैं, और हमने नया बिजनेस प्लान इनके साथ ही शुरू किया है। एक बिजनेसमैन और शायरी समझने वाला, ये दोनों कुछ मुख्तलिफ हैं। मैंने उस पर एक और चोट की, कुछ ऐसा ज़्यादा भी मुख्तलिफ नहीं। वो अब कुछ पुरएतमाद नजर आ रहा था, लेकिन उसका घबराया और खज्जल सा अंदाज मुझे ज़्यादा भाया था। अफान, हमारी नूर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही है, पूरी यूनिवर्सिटी की बेस्ट डिबेटर है और मानी हुई शायरा है। अनवर भाई के लहजे से फख्र झलक रहा था। वाकई, लेकिन इकोनॉमिक्स और शायरी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं। उसके अंदाज पे मैं खिलखिला के हंस पड़ी और मेरे साथ अनवर भाई और अफान के कहके भी शामिल हो गए। मैं माजी में गुम थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। तकिए पर से सर उठाया। माँ जी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मेरी सोच के बरखिलाफ वो ना तो रो रही थी ना ही चिल्ला रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी बरस रही थी, जैसे वो सब कुछ हार चुकी हों। माँ,
मैं उनकी जानिब बढ़ी और उन्होंने लपक के मुझे दबोच लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे नाजुक सा बकरी का बच्चा हूँ जिसे चलना नहीं आता और उसके गिर जाने का खदशा हो। वो धीरे धीरे कांप रही थी, शायद मेरी तरह वो भी खामोशी से आंसू बहा रही थी। कैसी है मेरी जान? उन्होंने मेरे चेहरे पर से बाल हटाए, शायद वो मेरा चेहरा पढ़ना चाहती थी। आप कैसी हैं? अनवर ने मुझे फ़ोन पर बताया था बेटा। उनकी ज़माना शनास निगाहें मेरा चेहरा पढ़ रही थी। आपको यकीनन धचका लगा होगा। नहीं जी, मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा। आंसू अब भी उनकी आंखों में चमक रहे थे। मुझे तो उस वक्त धचका लगा था जब तुमने उसे अफान के ऑफिस में जॉब दिलवाई थी। उनका इशारा लैला की जानिब था। मेरी शादी के बाद ही लैला मेरे पास परेशान हाल आई थी। उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी और उसे उसकी काबिलियत के मुताबिक कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर मिल रही थी तो 3-4 हज़ार सिर्फ, और इसमें पूरी फैमिली को सपोर्ट करना उसके लिए मुश्किल था। मैंने उसे अफान से कह के ही ऑफिस में जॉब दिलवाई थी। लेकिन माँ, अफान अच्छा लड़का था, लेकिन वो अच्छा शोहर ना बन सका। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि तुम अच्छी बीवी ना बन सकी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माँ, आप मुझे इल्ज़ाम दे रही हैं? मुझे उनके रवैये पे हैरत हुई। अभी तुमसे बात करना मुनासिब नहीं है बेटा, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। वो एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। माँ ने ऐसा क्यों कहा? मैं बुड़बुड़ा रही थी। मेरे दिल में फिर से एक पागल तूफान बरपा हो रहा था, जैसे मेरे खून की रवानी इतनी तेज हो गई हो कि मेरे बदन से खून फवार की सूरत में सारी दुनिया को सुर्ख कर देगा। मुझे यूं महसूस हो रहा था शायद मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने बड़ी सख्ती से अपने तकिए को हाथों से दबाया और आंखें बंद करके जोर जोर से सांस लेने लगी। इस तरह करने से मुझे कुछ सुकून महसूस हो रहा था। वो इंसान जो दूसरी ही मुलाकात में मुझसे इजहार मोहब्बत करने लगा, वो 1 साल में इतना कैसे बदल गया? माजी के औराक फिर से मेरे सामने खुलने लगे थे। आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है और दूसरी मुलाकात में किसी से ये कह देना कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, खासा बचकाना फेल है। मैंने गलत तो नहीं कहा? हॉल की रंग बिरंग रोशनियों में मैं आसानी उसके माथे पे चमकते पसीने को देख सकती थी। शायद उसने भी ये महसूस कर लिया था, इसलिए उसने झट रुमाल से अपनी पेशानी साफ की। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। आपको यकीनन मेरा इस तरह से कहना अहमकाना लगा होगा। उसने कंफ्यूज होकर अपनी गर्दन झुका ली। मुझे हैरत हुई थी। वो आज भी इस तरह की हरकतें कर रहा था जैसी पहली मुलाकात पर उसने की थी। हालांकि कहीं से भी वो इतना कमजोर नहीं नजर आता था। अफान साहब, क्या आप अपनी कही हुई बात पे पशेमान हैं? यह आपने कैसे कहा? आप इतने कंफ्यूज जो हो रहे हैं। पता नहीं नूर, ऐसा क्यों होता है? मुझे खुद हैरत होती है। आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? मैं इसका मतलब समझ रही थी कि वो मुझे क्या समझाना चाहता है। जी नहीं। इस तरह मैंने उसकी मोहब्बत को कबूल भी कर लिया। उसकी आंखों में चमक सी पैदा हो गई। अब मैं उसे कैसे बताती कि मैं तो खुद ही पहली मुलाकात में उसे पसंद करने लगी हूँ। हालांकि अंदर से मेरा दिल कांप रहा था, क्योंकि मैं एक डरपोक लड़की हूँ। लेकिन अफान तो शायद मुझसे भी ज्यादा बुज़दिल है। मैं तो डर रहा था कि कहीं आप माइंड न कर जाएं। दरअसल मेरा इससे पहले कोई इस तरह का तजुर्बा नहीं है। मेरा भी तजुर्बा नहीं है इसका। मुझे भी हंसी आई और फिर हम दोनों देर तक हंसते रहे। मैं खुश थी कि वो मेरे जैसा है। बकौल लैला के कभी सन्नाटा तो कभी तूफान। दरअसल मैं पढ़ाकू किस्म का बच्चा था। बड़ा हुआ तो पापा ने पढ़ाई के साथ बिजनेस में फंसा दिया। फिर कुछ यूं हुआ कि पढ़ाई के बाद बिजनेस में उलझता ही गया और अब बाबा की बीमारी के बाद बनिया बन गया हूँ। बनिया? जी, हमारी बुआ ने माँ बदौलत को यही खिताब दे रखा है। आपकी बुआ? बुआ ने ही मुझे बचपन से पाला है। आजकल वो बाबा के साथ अमेरिका में है। दरअसल अम्मा के इंतकाल के बाद बुआ ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और बाबा की वजह से उन्होंने अपना घर भी नहीं बसाया। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, जबकि मेरे बारे में बुआ का ये ख्याल है कि मैं पैसे बनाने की मशीन बन गया हूँ। ऐसी मशीन जिसके पास ना तो एहसासात होते हैं ना ही जज्बात। लेकिन अब मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि मैं जज्बात रखता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मेरा वजूद पिघल गया हो। अफान ने फिर अपनी बुआ और बाबा का इंतज़ार भी नहीं किया और फौरन ही मुझे प्रपोज कर दिया।
اس کے اس انداز پر مجھے بالکل بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اگر آپ کو بھی کبھی اس بات کا احساس ہونے لگے کہ کوئی آپ کو اتنا چاہتا ہے تو پھر آپ خود بخود اپنے آپ کو سب سے الگ اور منفرد سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بھی اسے اسی قدر شدت سے پسند کرتی ہوں جتنا کہ وہ مجھے کرتا ہے، لیکن میرے کسی اقرار یا انکار سے پہلے ہی اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ اماں، انور بھائی، تقریباً سب کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اگر اعتراض تھا تو میری بھابھی کو، جو رشتے میں میری چچا زاد بھی تھی۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے نور۔ بھابھی، کیا آپ کو عفان پسند نہیں ہے؟ عفان اچھا لڑکا ہے، لیکن ہم لوگ اسے زیادہ عرصے سے نہیں جانتے۔ یوں چند دنوں کی جان پہچان میں شادی بیاہ کر دینا عقل مندی کی بات نہیں۔ شاید وہ براہ راست مجھے ہی لائن سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ اچھے لوگ جلد ہی پہچان لیے جاتے ہیں، ورنہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایک زندگی بھی کم ہوتی ہے۔ میں غصے سے بولی، نور، تم ابھی بچی ہو اور یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ یہ میرا جذباتی فیصلہ نہیں ہے بھابھی، میں اتنا جانتی ہوں کہ عفان اور میرے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ میرے جیسا ہے، میں اس کی نیچر کو سمجھ گئی ہوں۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ ضروری نہیں کہ اگر دو انسان ایک جیسے ہوں تو وہ آپس میں شادی کر لیں۔ آدمیوں کے بہت روپ ہوتے ہیں، اور عورتوں کے کتنے روپ ہوتے ہیں۔ میں نے ان پر طنز کیا تو ان کے چہرے پہ غصے کا رنگ آ گیا۔ ٹھیک ہے، جو تم سب کا فیصلہ ہے، تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ تنتناتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ لیلا بھی میری ہم خیال ہی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ سن کے وہ اچھل پڑی کہ عفان نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ یعنی ہیرو اور ہیروئن کے بیچ ظالم سماج بالکل بھی نہیں آیا تھا، لیکن فوراً اڑنچو ہو گیا۔ میرا اشارہ بھابھی کی جانب تھا۔ چل یار، تیری تو لو سٹوری مکمل ہوگی۔ اچھا یہ بتا، اس نے تجھے کوئی گفٹ دیا؟ ہاں، یہ لاکٹ۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ کی اندرونی جیب سے سونے کا دل کی شکل کا بنا ہوا لاکٹ اس کے سامنے لہرایا۔ واہ بھائی واہ، امیر ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مہنگے تحفے ملتے ہیں، اور مہنگے تحفے دینے بھی پڑتے ہیں۔ اسے غور سے لاکٹ کو دیکھتے ہوئے محسوس کر کے میں نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے دیکھنے کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہوں کہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ ایک تو امیر ہے، پھر خوبصورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسے چاہا اسے پا لیا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے حسرت ٹپک رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے۔ اس کے والدین نے اسے بڑی محنت سے اچھے اسکول میں پڑھایا، اور پھر اس نے اچھی تعلیم حاصل کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن یہ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ اب وہ مجھ سے اپنے گھر کے حالات چھپانے لگی تھی۔ شاید اسے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن ہماری دوستی میں یہ معاشرتی فرق کبھی حائل نہ ہوا۔ بہت عرصے بعد آج پہلی بار اس نے کھل کر اس فرق کو واضح کیا۔ لیکن یہ کیسی باتیں کری ہے تو؟ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، اسی لیے میں نے اسے اسی کے انداز میں مخاطب کیا تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ کم آن نور، تجھ پہ یہ انداز سوٹ نہیں کرتا، تو آپ جناب سے ہی بولا کر، یہ انداز تو ہم پہ جچتا ہے ڈیئر۔ کیا تمہارے دل کو کوئی اچھا نہیں لگا اب تک؟ میں نے محبت سے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھا۔ نہیں یار، ہم کو ان باتوں کی فرصت کب ہے؟ تجھے کیا پتا، یونیورسٹی کے بعد مجھے ٹیوشنز پڑھانے جانا ہوتا ہے، اور ماسٹرز کے بعد مجھے جاب کرنا ہے۔ میں حیرت سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے چھوٹے سے وجود میں مرد آہن کا تصور لیے بیٹھی تھی۔ تم کہو تو میں انور بھائی سے کہوں؟ نہیں یار، تم مجھے اپنی دوست نہیں سمجھتی۔ دوست ہی تو سمجھتی ہوں، ورنہ تم جیسی امیر لڑکی کہاں اور میں ایک معمولی غریب سی لڑکی کہاں۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، اور تبھی دروازے پہ دستک سے میں جیسے حال میں آ گئی۔ کون؟ میں ہوں نور۔ بھابھی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ تم سو تو نہیں رہی تھی نا؟ نہیں، میں نے دوبارہ تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ عفان آیا ہے۔ کیوں؟ میں جھٹ اٹھ بیٹھی، نہ جانے کیوں مجھے اچانک شدت سے غصہ آ گیا۔ نور، ابھی بھی بات نہیں بگڑی، تم جا کر اس سے بات کرو، اپنا حق مانگو۔ کیوں مانگو؟ کیوں مانگو میں اس سے اپنا حق؟ جب اس کے دل میں میرے لیے محبت ہی نہیں تو پھر کیوں؟ تو کیا اس نے تم سے یہ کہا تھا؟ پلیز بھابھی، اسے کہیے کہ وہ چلا جائے، میں سو رہی ہوں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے ملنے آیا ہے۔ آخر کس بنیاد پر ہم اس سے بات کریں؟ بس یہی کہ وہ لیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور تم نے اسے اجازت دے دی۔
उनका लहजा कुछ तेज हो चला। हाँ, मैंने उसे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है, प्लीज़ अब आप यहाँ से चली जाएं। मैं बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगी। कुछ देर तो भाभी मुझे देखती रही और फिर कमरे से चली गई। मुझे अपने आप पे शिद्दत से गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों इस दुनिया का हिस्सा हूँ। अगर मैं इस दुनिया में पैदा ना हुई होती तो किसी का क्या चला जाता। कम से कम मैं इस दुख और अजियत का शिकार तो ना होती। कितना दुख दिया है मुझे अफान ने, कितनी अजियत दी है मुझे लैला ने, और ये भाभी जो हर वक्त मुझे ताने देती रहती हैं। अभी थोड़ी देर में माँ आएगी और वो भी मुझे ही कसूरवार ठहराएगी। मेरा दिल काम से बोझल हो गया और मैं जाने कितनी ही देर रोती रोती फिर से माजी में गायब हो गई। गालिबन वो मेरी शादी का दूसरा ही दिन था जब लैला मेरे घर आई थी। उसे देख के मैं खिल उठी थी और ये भी भूल बैठी कि उसने मेरी शादी के किसी फंक्शन में भी शिरकत नहीं की। लैला की बच्ची, कहाँ थी तुम? मैं उसके गले लग गई। बस यार, फंस गई थी कुछ चक्रों में। लैला, ये तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसका जर्द चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। नूर, मेरे अबू बहुत बीमार हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें ब्लड कैंसर बताया है। और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? क्या करती, तेरी शादी की तैयारियां हो रही थी और मैं तुझे ये न्यूज़ देती, ये तो सरासर ज्यादती थी ना। उसने मोहब्बत से मेरे रुखसार पे हाथ लगाया। अपनों में ऐसा नहीं होता। अच्छा खैर, अब तू मेरा एक काम कर, मुझे अच्छी सी जॉब दिलवा दे। इसमें एहसान की क्या बात है? अंकल के इलाज के लिए जितनी रकम चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज इनकार ना करना। मैंने उसका हाथ थाम दिया। अबू की पेंशन और प्रोविडेंट फंड की रकम से काम चल जाएगा, वैसे भी उनकी आखिरी स्टेज है। हम लोगों को बहुत देर से पता चला, लेकिन अब मसला घर की जिम्मेदारी का है। मेरे छोटे बहन भाई हैं और तुझे तो पता है यहाँ जॉब कितनी मुश्किल से मिलती है। वो होले होले से कांप रही थी, शायद उसे टेम्परेचर भी था। उसकी हालत पे मेरा दिल रो पड़ा और आंसू मेरी आंखों से रवां हो गए। लैला, तुम मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि बहन भी हो। अब तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे आंसू देख के वो मुस्कुरा दी। तू है ही पागल, मैं जानती हूँ तेरा दिल बहुत नाजुक है। एक हमारे रिश्तेदार है, मुसीबत के वक्त सब ने मुंह मोड़ लिए। कोई कर्जे में जकड़ा हुआ है तो किसी के घर बीमारी का बहाना। सबको देख लिया मैंने। ये दुनिया बड़ी जालिम है। बस एक तेरा प्यार ही सच्चा है। खुदा हमेशा तुझे सुखी रखे। उसने मेरा माथा चूमा। उसके सर्द होंठों ने जब मुझे छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे शबनम का शफाफ कतरा मेरी रूह पे गिरा हो। फिर मैंने अफान से कह के लैला को उनके ऑफिस में जॉब दिलवा दी। ये जॉब हासिल करके वो बहुत खुश थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद एक बहुत बड़े गम से दो चार हो गई कि उसके अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए। लैला, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हाँ नूर, अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। उसकी आंखों में बला का एतमाद नजर आया। उस घर में जहाँ सब रो रहे थे, एक शख्स के इस दुनिया से रुखसत हो जाने पर बैन कर रहे थे, उस शख्स की जात का हिस्सा लैला नहायत खामोश बैठी थी, जैसे वो रोना भूल चुकी हो, या शायद रोते रोते उसके आंसू अब खुश्क हो चुके हों। उसके इस रूप को देखकर मुझे झुरझुरी आ गई। आज वो मुझे बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। फिर उसके घर से वापसी पर रास्ते में मैं खामोश बैठी थी। अफान भी सारा रास्ता खामोशी से ड्राइव करते रहे। नूर, तुमने लैला के अब्बू की डेथ का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया है। वो बहुत तन्हा है। आप उसके रिश्तेदारों को नहीं जानते। जानता हूँ, रिश्तेदार हर जगह एक से होते हैं। वो बहुत गमज़दा है अफान। ये कहते कहते मैं रो पड़ी। उन्होंने मेरी ठोड़ी अपने हाथ से ऊंची की। लेकिन उससे ज्यादा गमज़दा तो तुम मुझे दिखाई दे रही हो। आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। टन 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 घड़ियाल की बेहंगम आवाज फिर से मुझे हाल में ले आई। मैं चौंक उठी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। पूरा वजूद पसीने से शराबुर हो रहा था। हलक में कांटे से चुभ रहे थे। यूं लगा सदियों से प्यासी हूँ। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और बच्चों की तरह मुंह से लगा ली। तुम अब तक जाग रही हो बेटा? माँ जी की आवाज ने फजा का सकूत तोड़ा। आप? मैंने मुड़ के उनकी जानिब देखा। कम रोशनी के बायस मुझे वाज़ेह तौर पर उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो इतनी देर तक जागती रही, बल्कि शायद रात का ये पहर उन्होंने लाउंज में ही घूमते गुजारा हो। मुझे याद है जब अब्बा जी का इंतकाल हुआ था तो वो कई महीनों तक आधी आधी रात लाउंज में घूमते गुजार देती थी। आओ बैठो। वो मुझे लेकर सोफे पे बैठ गई।
میرے کندھے پہ ان کا گرم ہاتھ تھا جس میں ممتا کی شفقت چھپی ہوئی تھی۔ میں ان کے اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ عفان آیا تھا، مجھے بھابھی نے بتایا تھا۔ تم اسے بتائے بغیر ہی آ گئی، کیا فائدہ بتانے کا؟ تم اس کی بیوی ہو بیٹا، تم اس کی بیوی ہو بیٹا، صرف نام کی ماں جی، لیکن ان کے دل میں کوئی اور رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن آپ مجھے ہی الزام دیں گی؟ ہاں، اس لیے کہ تم نے اپنے حقوق کا صحیح سے استعمال نہیں کیا، اپنے شوہر کو اپنا دوست سمجھا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے منہ سے شوہر کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ بیوی کا دوست ہے بالکل غلط ہوتا ہے۔ شوہر یا تو صرف ایک مرد ہوتا ہے یا شوہر وہ دوست نہیں ہوتا بیٹا۔ ماں جی بڑی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ لیکن ماں، عفان نے تو ہمیشہ ایک اچھے انسان کی طرح مجھ سے برتاؤ کیا۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور تم نے بھی ایک اچھے دوست کی طرح اس کا ساتھ دیا، بالکل ایسے جیسے لالا نے تمہارے ساتھ کیا۔ جی لیکن میری جان، تم بھول گئی تھی کہ عفان ایک مرد ہے اور لیلا ایک عورت، اور ہمارے معاشرے میں مرد اور عورت کی دوستی کبھی کبھی گل کھلا دیتی ہے۔ بیٹا جیسے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ تم نے خود عفان کے سامنے ساری راہیں کھول دی، اتنی ڈھیل دی ان دونوں کو کہ وہ دوستی کے لفظ سے بڑھ کر اب میاں بیوی کے رتبے تک پہنچ رہے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بھی میری کم عقلی پہ ماتم کر رہے تھے۔ ماں جی ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ چند دنوں میں تو نہیں ہو گیا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا تھا، تو اب رونا کیسا؟ جن کمزور معاشی حالات میں لیلا جیسی اکیلی اور کمزور لڑکی زندگی گزار رہی تھی، ان میں اسے یقیناً عفان جیسے طاقتور شخص کی بہت ضرورت ہوگی، اور یہ موقع تو میں نے ہی ان دونوں کو فراہم کیا۔ اف، یہ ظالم لوگ کیسے دوسروں کے دلوں کو مسل کے رکھ دیتے ہیں۔ میں اندر سے چیخ رہی تھی اور بس سسک رہی تھی۔ تم نے لیلا سے بات کی؟ ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آغوش میں میرے سارے بند جیسے ٹوٹ گئے۔ میں ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ نور بیٹا، اب بس کرو، جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا۔ وہ پیار سے میری پیٹھ تھپکتی رہی۔ چلو میں تمہیں تمہارے کمرے تک پہنچا دوں۔ اور پھر کمرے میں آ کے بھی بمشکل میں اپنے آنسوؤں پہ قابو پا سکی۔ ماضی کا دفتر کھولے پھر سے میں الجھ گئی، اس دن میں جب سے میں نے عفان کو کچھ بدلا بدلا سا پایا تھا۔ شاید وہ کسی کاروباری الجھن میں مبتلا تھے، لیکن ان کا کھویا کھویا سا رہنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ لگتا ہے آج کل کسی نئی الجھن میں مبتلا ہیں آپ۔ ناشتہ کرتے کرتے مجھ سے رہا نہ گیا۔ نہیں تو پھر کیا وجہ ہے آپ کھوئے سے رہتے ہیں؟ اچھا لیلا تو ٹھیک ہے نا؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، اس کا کوئی فون بھی نہیں آیا۔ میں نے بے دلی سے ٹوسٹ پہ جام لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ محترمہ تو جاب پر ایسی لگی تھی کہ فون کرنے کی زحمت سے بھی گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نور، تمہیں لیلا بہت عزیز ہے؟ ہاں، میری بہت اچھی دوست ہے، اور پھر جن حالات سے وہ گزر رہی ہے اس میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی مدد کریں، اس کی دل جوئی کریں۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ مسکرائے۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں پوچھا؟ تمہیں یقیناً افسوس ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ میرے ہاتھ سے ٹوسٹ گر گیا اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ خطرے کا سگنل بج رہا تھا، اس کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں لیلا کو پسند کرنے لگا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن نور تم… وہ گڑبڑا گئے، ان کے ماتھے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ بزدل تھے میری طرح، کیونکہ پہلی بار اپنی محبت کے اقرار پر بھی وہ اسی طرح کنفیوز تھے۔ لیکن اس وقت انہیں اس کا تجربہ نہ تھا، اب تو تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی گھبرا رہے تھے۔ عفان تو مجھ سے بھی زیادہ بزدل ہے، یا شاید بہت بہادر ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر سے میں اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ نور میری بات سنو۔ وہ میرے پیچھے لپکے۔ نور پلیز میری بات تو سنو۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا، لیکن میری سسکیاں ان کی ہر ضرب سے زیادہ بلند تھی۔ میں دروازہ بند کیے بیڈ پہ اوندھی لیٹی، اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کتنا بھیانک خواب تھا۔ میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو مجھے حقیقت کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ ایسی حقیقت جس نے میری پرسکون زندگی کو اتھل پتھل کر دیا۔ کاش یہ سب کچھ خواب ہی ہوتا۔ لیکن اب میری اس دعا کا کیا فائدہ؟ سیلاب تو آ چکا۔ میں نے وال کلاک کی جانب دیکھا۔
9 बज रहे थे। सुबह तो कब की हो चुकी थी। अलबत्ता मेरी किस्मत अभी तक काली भयानक रात ही की तरह थी। मैं सुस्ती से बेड पर से उठी और बाथरूम की जानिब बढ़ी। मुंह पर पानी के छींटे मारने के बाद शीशे में चेहरा देखा तो महसूस हुआ जैसे मैं नहीं बल्कि कोई और हो। मेरी शख्सियत में तब्दीली आ गई थी। आंखें सूजी हुई थी, नाक सुर्ख। इन पिछले 20-22 घंटों में सिर्फ मैं रोती ही रही थी। मुझे अपनी आंखों में चुभन का एहसास हो रहा था। मुझे अफान से बहस करना चाहिए थी, उनसे लड़ना चाहिए था। क्यों इतनी आसानी से मैंने ये सब कुछ कर दिया? क्यों क्यों? लेकिन लड़ती क्यों? बहस करती किसके लिए? अपने लिए, जिसके लिए उनके दिल में है ही क्या? किसी और लड़की को पसंद करने का क्या मतलब होता है कि उनके दिल में मेरे लिए अब कुछ नहीं है? मैं अपने आप से उलझ रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। नूर, शायद वो भाभी थी। आ जाइए भाभी, तुम नाश्ता कर लो। नूर, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुमने रात भी कुछ नहीं खाया। भाभी प्लीज, मेरा दिल कुछ खाने को नहीं चाह रहा। मुझे उनकी मोहब्बत से भी उलझन हो रही थी। अच्छा, तुमसे कोई मिलने आया है? मैंने सर उठाकर देखा। लैला मेरे सामने खड़ी थी। तुम? उसे अपने सामने देखकर मैं न जाने क्यों खौफजदा सी हो गई, या शायद मैं हकीकत का सामना करने से घबरा रही थी। हाँ, मैं। भाभी ने सुबह मुझे फोन किया था। वो मेरे नजदीक ही आकर बैठ गई। भाभी कमरे से जा चुकी थी। क्यों आई हो आप? मैं उसकी जानिब देखना भी नहीं चाहती थी, सो मुंह फेर लिया। ये देखने की तू किस हद तक बेवकूफ है। उसने मेरे शाने पे अपना हाथ रखा तो मैं लर्ज उठी। एक झटके से मैंने उसका हाथ अपने वजूद से दूर किया। हाँ, तुम तो हमेशा से ही होशियार थी, इसीलिए तुमने मेरे अफान पे कब्जा कर लिया। अगर मैं तेरी जगह होती तो यकीनन इससे भी ज्यादा गुस्से में होती, चीखती चिल्लाती, बल्कि सामने वाले का सर ही फाड़ डालती। फिर मुझसे क्या तवक्को कर रही हो? नूर, तुझे पहले मैं मिली, बाद में अफान मिला। जितना मैं तुझे और तू मुझे समझती है, उतना अफान हम दोनों में से किसी को भी नहीं समझता। लेकिन कम से कम तू मुझे फोन ही कर लेती। उसने मुझसे शिकवा किया तो मैं तड़प उठी। भीख मांगती तुमसे अपनी मोहब्बत के लिए। नूर, अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद मैं ही तुझे फोन करती, ये बताने के लिए कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। हाँ, मैं शादी कर रही हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये वही लैला थी जो कभी मेरी अजीज दोस्त थी, लेकिन अफान से नहीं बल्कि अपने कजन उजैर से। क्या? उसने फिर मुझे हैरान कर दिया। तू अफान? हाँ, मुझे भाभी ने फोन पर बताया था, लेकिन मुझे हैरत है नूर कि मुझसे पूछे बिना ही अफान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और तू कैसी बीवी है जो इतनी आसानी से उसे दूसरी शादी की इजाजत भी दे आई? लेकिन लैला, अफान ने मुझसे खुद कहा था कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। इससे आगे मुझसे बोला ना गया। उसने जरूर ऐसा कहा होगा, इसलिए कि मैंने भी महसूस किया था कि अब उसका रवैया कुछ बदल सा गया है, और उसके इसी मेहरबान रवैये ने मुझे पहले से ही बाखबर कर दिया था। अगर एक गैर शादीशुदा लड़का इस तरह किसी लड़की के साथ बर्ताव करे तो उसे किसी और जज्बे का नाम दिया जाता है, लेकिन एक वफादार और खूबसूरत बीवी की मौजूदगी में एक शादीशुदा मर्द के इस मेहरबान रवैये को हमारे मुआशरे में कुछ और ही कहा जाता है। मैं इसीलिए खौफजदा हो गई थी। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ नूर। मैं बेचैनी से पहलू बदल रही थी। लैला की बातों ने मेरे दिल के बोझ को किसी हद तक कम कर दिया था, लेकिन मैं एक मखमसे में मुब्तला हो गई। तो फिर अफान ने ऐसा क्यों कहा था? देखो नूर, शायद अफान मेरे बाद इसी पोस्ट पर आने वाली लड़की से भी इसी तरह कहेगा, और उसके बाद भी, या शायद वो उससे शादी भी कर ले। उसने बड़ी आसानी से कहा, जैसे मुझे कहानी सुना रही हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हवन्नों की तरह मुंह फाड़ लिया। अगर तुमने अफान को काबू में ना किया, उसके गले में जंजीर ना डाली, तो वो पागल कुत्ते की तरह हर दूसरी तीसरी लड़की के पीछे भौंकता फिरेगा। और एक बात बता दो नूर, कि हर लड़की मेरी तरह नहीं होती, इसलिए कि मैंने तेरी दोस्ती की खातिर ही उजैर से शादी करने का फैसला किया है, और ये फैसला मैंने तेरे घर की दहलीज में कदम रखते हुए किया। हालांकि उजैर ने मुझे महीना भर पहले प्रपोज किया था। मैं जानती हूँ कि मेरी पुरकशिश तनख्वाह ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए कि हो सकता है कि अफान के बाद कोई दूसरा मर्द भी मुझे इसी तरह, जिसके दिल पर पहले ही किसी दूसरी औरत का नाम लिखा हो, ज़हनी अजियत दे, इसलिए कि ये मर्दों का मुआशरा है और मैं किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती।
उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। लैला, मुझे माफ़ कर दो, मेरे शोहर की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। मैंने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। किसी के दुख पे मेरा दिल फौरन मोम बन के पिघल जाता था। अभी तो मुझे आगे देखना है, ये ज़िंदगी मुझे और क्या सिखाती है। लेकिन मुझे ज़िंदगी के इन चंद घंटों ने बहुत कुछ सिखा दिया। मैं मुस्कुरा रही थी। लैला के इस रुख ने मुझे वही समझाया जो वो बताना चाह रही थी। क्या? लैला ने तजस्सुस से पूछा। यही कि शोहर या तो मर्द होगा या शोहर। मैंने नरमी से उसका हाथ दबाते हुए माँ जी की कही बात दोहराई। हाँ तो फिर इसमें गलत क्या है? उसने हैरत से आंखें झपकाते हुए पूछा। गलत तो मैं थी, मैं कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। अच्छा यार, एक काम तो कर, अनवर भाई की फर्म में ही मेरा ट्रांसफ़र करा दे। फिक्र ना करो, सब कुछ हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, अनवर भाई भाभी से डरते तो हैं ना? लैला ने मुस्कुराते हुए ज़ुमाइनी अंदाज में पूछा तो हम दोनों कहका मार के हंसने लगे। लैला के साथ मैंने खुल के नाश्ता किया। उसके जाने के बाद तैयार होने लगी, इसलिए कि मैं जानती थी कि अफान मुझे लेने आएंगे और मैं अपने शोहर के साथ अपने घर ज़रूर जाऊंगी, इसलिए कि मैं कोई मजलूम औरत तो नहीं कि जिस पे कोई आसानी से गम के पहाड़ तोड़ डाले। लीजिए, मैं तैयार हो गई। मैंने आईने में अपने अक्स को देखा और मुस्कुरा दी। तभी डोरबेल बजी। यकीनन वही आए हैं, नूर, अफान आए हैं। भाभी ने हैरत से मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उनके आने की खबर दी तो मैं मुस्कुराती हुई एक अदा से अपने कमरे से निकली। मुझे देख के भाभी की बातें भी खिल गईं। फ्रेंड, आज तो तुम बहुत स्वीट लग रही हो, बहुत हॉट। इम्तिहान बन गई हो मेरा। गाड़ी चला के घर तक कैसे पहुंचूंगा? उन्होंने मायनी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। गाड़ी में बैठते ही अफान ने मेरी तारीफ की। मैंने उनकी जानिब देखा। खुशी से उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे पिछली बातें उन्हें याद ही ना हो। और उनकी आंखों का क्या मफहूम है, मैं पढ़ सकती थी। हर बीवी अपनी शोहर की आंखों की जुबान पढ़ने पे कादिर होती है। मैं आपकी बीवी हूँ जी, फ्रेंड नहीं। मैंने कुछ इस अंदाज से उन्हें तंबीह की कि वो मेरा मुंह ही देखते रह गए। अब मैं भी क्या करूं, इसलिए कि मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं उस शख्स से बहुत मोहब्बत करती हूं। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दोबारा इन्हें भटकने ना दूं। आखिर को मैं इनकी बीवी हूं और मुझे सारी ज़िंदगी इनके साथ ही तो बसर करना है। ठीक कहा ना मैंने? अब मुझे वाकई इनकी गर्दन में कोई जंजीर डालनी है, ये तो मैं समझ गई थी। लेकिन एक बात मुझे फिर भी उलझा रही है कि क्या लैला ने वाकई सच कहा था या फिर वो मेरी दोस्ती में ये कुर्बानी दे रही थी। आप ही बताइए, मेरी कहानी सुन के आपको क्या लगता है? क्या लैला वाकई अफान जैसे मर्द की मोहब्बत में और उसके सहर में मुब्तला नहीं हो गई थी जो अफान इस फैसले तक पहुंचा? क्या उनका ये बाहमी फैसला नहीं था? आपको क्या लगता है, लैला आज इखलाकी तौर पे या मेरी दोस्ती के हाथों मजबूर होकर ये कुर्बानी दे रही थी, या फिर जो उसने कहा वो सब सच था?